नमस्कार। योग दिवस 2020 के इस YouTube चैनल में हम आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक क्राइशर मार्ग नौका की तरफ से कुछ वीडियो डाल रहे हैं, जिस वीडियो को देख करके आप सभी अपने घर पर योग करें, शरीर को स्वस्थ रखें और अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। योग करने से पूर्व कुछ शरीर को योग करने के लिए तैयार करने हेतु कुछ दिशा निर्देश और शरीर के कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम जो मैं आपको पहले मैं बताने वाला हूँ, उन व्यायामों को पूर्व में योग से पहले हम करेंगे और उसके बाद योग करेंगे। योग के लिए शरीर को तैयार करने के लिए सबसे पहले योग प्रार्थना करना अति आवश्यक है। योग की प्रार्थना ध्यान से सुनिए। ओम संगतध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। योग से पहले हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। अपनी हथेलियों को आसमान की तरफ कीजिए, खोलिए और मिलाइए, खींच करके रखना थोड़ा हाथों का, जिससे हमारे शरीर में खून का संचालन ठीक निर्बाध गति से होता रहे पूरे समय तक। इसलिए हाथों को खोलना और मिलाना लगातार। उसके बाद दोनों मुष्टिकाएं बंद करके हाथों के कलाइयों को गोल घुमाना, जिससे जब हम योग करेंगे हाथ मुड़ेंगे उस समय हमारे को दिक्कत नहीं हो। दोनों तरफ से हाथों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर की तरफ घुमाना, पूरा खींच करके हाथ सीधे रहे, हमारे हाथ कंधों के समानांतर है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। बस ध्यान ये रखना है हमारी रीढ़ खंभ है अर्थात पीठ सीधी रहे। श्वास सामान्य गति से चलाना। कंधों के व्यायाम। दोनों हाथों को कंधों के ऊपर रखिए और कंधों को अपनी कोहनियों को खींच करके पूरा पीछे से आगे से पीछे की तरफ घुमाइए। ध्यान रहे जितना अंतर कोहनियों में आगे की तरफ रहे उतना ही पीछे रहे तो ठीक रहेगा। इसलिए पीछे की तरफ जाते वक्त कोहनियों को खींचना, जिससे हमारे सीने में और कंधों के अंदर जो जकड़न है वो ठीक होती है। दोनों तरफ घुमाना खींच करके पूरा। श्वास सामान्य स्थिति से चलता रहे। शरीर के साथ हमें जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हम आसानी से कर सकते हैं उतना ही काम करना है। हथेलियों को खोलना और मिलाना, ये हाथों के व्यायाम है जो योग से पूर्व हमें करने चाहिए। ऐसे दूसरे भी व्यायाम आप कर सकते हैं शरीर के संचालन को ठीक करने के लिए। हाथों के व्यायाम हो जाने के बाद हमें कुछ गर्दन के व्यायाम है। आंखों को ठीक प्रकार से बंद करिए कोमलता से और गर्दन को आगे और पीछे ले जाइए। ध्यान रहे गर्दन आगे जब झुकती है तो श्वास को अंदर लेना, पीछे जाते वक्त श्वास को छोड़ना, आगे पीछे। अगर आंखें हम खुली रखेंगे तो चक्कर का अनुभव होगा या ठीक से व्यायाम होगा नहीं। इसलिए इस समय हमारी आंखें ठीक से बंद रहे। गर्दन को दाएं और बाएं की तरफ मोड़ना। धीरे धीरे जितना हम करेंगे इस काम को उतना ही हमें ज़्यादा फायदा होने वाला है।
मेरा ये सीने कान है जो कंधे से स्पर्श नहीं हो रहा है गर्दन में जकड़न होने की वजह से, आप इस कान को गर्दन से लगाने की कोशिश करिएगा। ध्यान रहे, कान को गर्दन को कान को कंधे से लगाने के लिए कंधे को ऊपर नहीं ले जाना है बल्कि कान को नीचे ले जाना है, अर्थात हमारी गर्दन को मोड़ना है। गर्दन को धीरे धीरे गोल घुमाना है। ऐसी स्थिति में श्वास को आरामदायक स्थिति में सामान्य स्थिति में लेना और छोड़ना है। एकदम धीरे धीरे गर्दन को घुमाना है। इसी प्रकार विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाइएगा। ऐसे 2-4 चक्कर हमें गर्दन के निकालने। गर्दन के व्यायाम हो जाने के बाद हमें अपने दोनों पैरों का संचालन ठीक रहे, क्योंकि कुछ आसन ऐसे हैं जिसमें हमारे पैरों का भी संचालन होगा। पैरों के ठीक से संचालन को रोकने के लिए पैरों को तैयार करिएगा, अर्थात दोनों पैर आसानी से दोनों तरफ खोलना मिलाना। ये पैर ढीले छोड़िए, पैर एक पैर को इकट्ठा करिए, दूसरे को इकट्ठा करना, लंबा करना। ये पैरों के संचालन के व्यायाम है जिससे पैरों की जकड़न दूर होती है। ये हमारे पैरों के कुछ व्यायाम है जो हम आसानी से कर सकते हैं। कमर के व्यायाम करने के लिए हाथों को सीधा करिए और कमर को झुका सकते हैं आसानी से, इतना झुकाइए। मेरे पेट में दर्द होने की वजह से मैं इस काम को ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। हमारा जो नाक है वो दोनों घुटनों के बीच में आए, ऐसा ध्यान करके हमें करना है। ध्यान रहे, शरीर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी, जितना हम आसानी से कर सकते हैं उतना ही करना है। इसी प्रकार बैठे बैठे अपनी पेट को क्लॉकवाइज गोल दिशा में पीछे की तरफ घुमाइए, दोनों तरफ, जिससे पीठ का दर्द है वो ठीक होता है और कमर के व्यायाम हो जाते हैं। ऐसा 2-4 बार करना है। अब ठीक से सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाइए। सामान्य स्थिति में श्वास को 2 बार गहरा लीजिए और छोड़िए। उसके बाद प्राणायाम या योग जो भी हमें करना है उसको शुरू करिए। शरीर सामान्य स्थिति में आ गया। सबसे पहला प्राणायाम, शरीर को ठीक रखने के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। प्राणायाम, अनुलोम विलोम। अपने हाथ का जो अंगुष्ठ है ये एक नासिका पर लगाना, किसी पर भी लगा सकते हो। मैंने ये हाथ लिया इसलिए अंगुष्ठ इस पर आ गया, मैं ये हाथ लेता तो अंगुष्ठ इस पर आता। एक नासिका पर अंगुष्ठ लगाना, दूसरी नासिका से श्वास लेना। जो अंगुष्ठ पहले मैंने इस पर अंगुष्ठ लगाया, इससे श्वास लिया। अब जिससे श्वास लिया है उस नासिका को बंद करना और जो नासिका बंद थी उसको उस छिद्र के द्वारा नास के छिद्र के द्वारा श्वास को छोड़ना। इस प्राणायाम में एक विशेष जानकारी ध्यान रखना, जितना समय हम श्वास को अंदर लेने में लगाते हैं उतना ही समय हमारे श्वास को छोड़ने में लगना चाहिए। नहीं तो होता है क्या है, हम श्वास को लेने में समय ज़्यादा लगाते हैं लेकिन छोड़ने में झटके के साथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जितना समय श्वास को अंदर लेने में हमें लग रहा है उतना ही समय श्वास को छोड़ने में लगना चाहिए।
जिससे श्वास ले रहे हैं उसे ठीक विपरीत नासिका से श्वास को छोड़ना, जिससे छोड़ रहे हैं उसी नासिका से श्वास को वापस लेना है। मैंने इस नासिका से श्वास लिया, इससे छोड़ा, अब वापस मैं इसी से लूँगा और दूसरी से छोड़ूंगा। ये एक चक्र पूरा हुआ। इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इस प्राणायाम को करने के फायदे ये है, इससे हमारे दिमाग का संतुलन ठीक रहता है। हमारी मेधा शक्ति अर्थात स्मरण शक्ति में बहुत तेज गति से विकास होता है। स्मरण शक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाती है और किसी भी काम को जब हम करते हैं उसके अंदर हमारा मन लगना शुरू हो जाता है। उसके लिए फायदेमंद प्राणायाम है। इसके अगले वाला प्राणायाम है, वह है कपालभाति प्राणायाम। जिन लोगों के पेट में दर्द रहता है, पेट की समस्या है, वे लोग इस प्राणायाम को नहीं करें, और अगर करें तो किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर के ही प्राणायाम को करना चाहिए। ये प्राणायाम सदैव, सभी प्राणायाम ये क्या खाली पेट ही करना चाहिए। एक बार कपालभाति को देख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे करना। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना और लेने की चिंता नहीं करना। अपने आप श्वास अंदर जाएगा, हमें केवल श्वास को छोड़ना है बस। श्वास छोड़ते वक्त हमारी जो नाभि स्थल है, पेट, ये झटके के साथ अंदर जाएगा, वापस बाहर आएगा। ये झटका लगता है ऐसे। बस लेने की चिंता नहीं करना, केवल श्वास को छोड़ने की चिंता करनी है। इस प्राणायाम के अंदर एक श्वास में अधिकतम 30-35 स्ट्रोक लगा करके ही छोड़ना चाहिए, और एक बार रुकने के बाद 2-3 बार गहरा श्वास लेना चाहिए, फिर वापस इसको शुरू करना चाहिए। 30-35 से शुरू करके हम 100 से ऊपर तक जा सकते हैं। जब हम इस प्राणायाम को एक बार करके रुकेंगे और वापस श्वास को बहुत ही धीरे धीरे लेंगे और छोड़ेंगे, तो हमें शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे। हमारे दिमाग में, हमारे सीने में कुछ आभास होगा, इनका केवल अनुभव होगा हमें कि हमारे शरीर में कुछ हलचल हो रही है। इसके अगला प्राणायाम है, वह है भ्रामरी प्राणायाम। अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को कोमलता से, ज़्यादा दबाव नहीं देना है, कोमलता से दोनों आंखों पर रखिए। उसके बाद अपने जो अंगुष्ठ है उनको कानों पर लगाइएगा। कानों के छिद्र और आंखों को कोमलता से बंद करना, ये काम है हाथों का। फिर करना क्या है, गहरा श्वास अंदर लेना, और हमने भ्रमर को सुना होगा, जिस प्रकार भौरा गुनगुनाहट करता है उस प्रकार मक्कार का यानी ये एक हमारे मस्तिष्क में गुंजार करना है। ध्यान से देखिएगा, आंखें बंद, कान बंद और हाथ सीधे। ये करने के बाद गहरा श्वास लीजिएगा।
अपने दोनों हाथों को आराम से रगड़िएगा। हाथों के अंदर में दोनों आंखों को खोलिए। नमस्कार प्रिय बंधुओं, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने इस बार योग दिवस की थीम दी है, घर से योग, परिवार के साथ योग। हमें कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनज़र रखते हुए इस बार अपने परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ सामूहिक रूप से योग करना है और कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने का समाधान निकालना है। क्यों? क्योंकि योग है जो हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा का विकास करता है जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में शक्ति मिलती है। योग क्या है? योग मन, आत्मा और शरीर को शक्ति प्रदान करने का एक साधन है। योग प्रकृति और मनुष्य में सामंजस्य स्थापित करने की एक क्रिया है। हमने पहले सूक्ष्म व्यायाम और साथ में कुछ प्राणायाम के बारे में जाना। अब हम शुरू कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास को शरीर के अंदर लेना और बाहर छोड़ना, शरीर के अंदर लेना और बाहर छोड़ना, दोनों क्रियाओं में श्वास एक साथ दबाव बना रहे और सांस को लेने और छोड़ने की क्रियाएं समान रूप से रहे। सबसे पहले श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना। यानी कि हम हाथों को नीचे रखते हुए भी श्वास को अंदर ले सकते हैं, श्वास को छोड़ सकते हैं, या हम हाथों को एक साथ श्वास को लेंगे तब हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे तो हाथों को नीचे लाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद में दूसरा अपने सामने आता है बाह्य प्राणायाम। प्राणायाम करने के लिए शरीर में बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे फायदे हैं। हम प्राणायाम करते हैं जिससे हमारे शरीर में एक चेतना का विकास होता है, शरीर में एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है जो हमें बाह्य वातावरण के साथ में अपने मन में उठने वाले विकार, साथ में दुश्चिंताएं, भग्नाशा, कुंठा, इन सभी से दूर रखने के लिए एक योग प्राणायाम बहुत ही आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि चिंताओं से घिरे रहने के कारण से यह कदम उठा रहे हैं। योग और प्राणायाम हमें इन सभी चिंताओं से दूर करते हुए हमें एक आंतरिक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है जो हमें समाज में आगे बढ़ते हुए सभी परेशानियों से दूर रखते हुए एक अच्छी और ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो हम दूसरा प्राणायाम देखते हैं, बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में क्या होता है कि हम 3 तरह के बंद लगाते हैं। 3 तरह के बंद कौन कौन से? पहला होता है जालंधर बंद, दूसरा उड्डयन बंद और तीसरा होता है मूल बंद। बाह्य प्राणायाम क्या करता है कि सबसे पहले हम है जो श्वास को बाहर छोड़ते हैं। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में फिर 3 तरह के बंद लगाएंगे। तो पहला बंद देखिए, जालंधर बंद। सबसे पहले श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में ठुड्डी, यानी कि ठुड्डी को हम कंठकोश के लगाएंगे। इस क्रिया में जितनी देर तक आप अपने श्वास को रोक सकते हैं उतनी देर तक हमें श्वास को रोक के रखना है। ये था जालंधर बंद, ठुड्डी को कंठकोश के लगाना। दूसरा होता है उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में हमें श्वास को बाहर छोड़ना है। श्वास को बाहर छोड़ने के बाद में पेट को अंदर की ओर धकेलना है। अपना पेट इतना अंदर चले जाए कि ऐसा प्रतीत हो कि अपना पेट और कमर, पेट और पीठ दोनों एक ही हैं, यानी कि पेट अलग न दिखे, पीठ अलग न दिखे। तो दूसरा उड्डयन बंद, श्वास को बाहर छोड़ना, पेट अंदर की ओर धकेलना।
ऐसा प्रतीत हो कि अपना पेट है जो कमर के समान ही है, कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे। तो ये है उड़ीन बंद। श्वास को जितनी देर हम बाहर छोड़ सकते हैं उतनी देर हमें श्वास को बाहर छोड़े रखना है। आप कितनी देर श्वास को बाहर छोड़े रख सकते हैं उतनी देर अपने श्वास को बाहर छोड़े रखना है। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना वायरस की समस्या यही है कि श्वास की समस्या है, तो हमें श्वास को बाहर छोड़े रखना, श्वास को अंदर छोड़े रखना, इस प्रकार से क्रियाएं करते रहना चाहिए। तीसरा अपना होता है मूलबंद। मूलबंद में क्या होता है? श्वास को बाहर छोड़ना, और जहाँ से हम मल विसर्जन करते हैं उसको अपने क्या करना है कि ऊपर खिंचाव करना है। जैसे श्वास को बाहर छोड़ना और जहाँ से मल विसर्जन करते हैं वहाँ से अपन को खिंचाव करते हुए श्वास को यानी कि अंदर की ओर खींचना। तो ये थे 3 तरह के बाह्य बंद, यानी कि हम कह सकते हैं जालंधर बंद, उड़ीन बंद और मूल बंद। ये है प्राणायाम। ये था दूसरा प्राणायाम। अब तीसरा प्राणायाम हम करते हैं उद्गित प्राणायाम। उद्गित प्राणायाम क्या है? उद्गित प्राणायाम अपन को मानसिक शांति देता है, अपने तनाव को दूर करता है। हम श्वास को अंदर लेंगे, श्वास को अंदर लेने के बाद में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम एक मन को शांति प्रदान करता है, अपने मन के अंदर उठने वाले विकारों को दूर करता है और हमें एक ऐसी ऊर्जा और ऐसी शांति प्रदान करता है कि अपना मन, वातावरण पूरा का पूरा सकारात्मक हो जाता है। पहले श्वास अंदर लीजिए, श्वास अंदर लेने के बाद में ओम का उच्चारण करना। उद्गित प्राणायाम में हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, जिससे हमें पहली बार 75-25, दूसरी बार 50-50 और तीसरी बार 25-75 इस प्रकार से ओमकार और मकार का उच्चारण करना है, जिससे हमें मानसिक शांति और तनाव से छुटकारा मिलेगा। शीतली प्राणायाम। चौथा प्राणायाम हमारे सामने आता है शीतली प्राणायाम। वर्तमान में किस प्रकार से गर्मी अपना कहर बरसा रही है, उसको देखते हुए अपने शरीर में ठंडक महसूस करने के लिए शीतली प्राणायाम बेहद ही उपकारी सिद्ध होता है। जैसे कि प्राणायाम अपने दवाइयों से बचाता है, विकारों से बचाता है, रोगों से बचाता है। शीतली प्राणायाम शरीर को ठंडक महसूस प्रदान करता है और हमारे शरीर की गर्मी को, बेचैनी को दूर करता है। शीतली प्राणायाम में जीवा को बाहर निकालना, गोल करना और श्वास मुंह से अंदर की ओर लेना और नासिका के द्वारा बाहर छोड़ना। सबसे पहले जीवा को बाहर निकालना, श्वास को अंदर लेना, नासिका के द्वारा श्वास को छोड़ना, जिससे हमें शरीर की जो गर्मी होती है वो गर्मी दूर होती है और हमें ठंड का आभास होता है, ठंड का अनुभव होता है। जब हम श्वास को अंदर लें तब हमारे मुंह से सीटी की आवाज़ निकले, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। यह था अपना शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम जैसा ही शीतकारी प्राणायाम है। इसमें क्या होता है कि अपनी जीवा को तालू पर चिपकाना, दोनों जबड़ों को बंद करना और श्वास को अंदर की ओर खींचना। जैसे जीवा को तालू के चिपकाना, दोनों जबड़ों को बंद करना और श्वास के अंदर की ओर खींचना। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए हमें सुबह और शाम शीतली और शीतकारी प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर की गर्मी दूर हो।
हमने विभिन्न प्राणायामों के बारे में जाना, किस प्रकार से प्राणायाम किए जाते हैं। ऐसे बहुत से प्राणायाम हैं जो शरीर के लिए लाभकारी हैं और अनेक रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इन प्राणायामों करने के बाद में हम कुछ आसनों के बारे में जानते हैं। आसन शरीर के लिए विशेष लाभकारी, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए, पैरों के लिए, हाथों के लिए, मस्तिष्क के लिए, विभिन्न प्रकार के शरीर के अंगों के लिए आसन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। पहला होता है दंडासन। दंडासन करने के लिए हमें सबसे पहले पैरों को फैलाना चाहिए। पैरों को फैलाने के बाद में अपने दोनों हाथों को, यह है आराम की स्थिति। इस प्रकार से हम बैठते हैं, यह आराम की स्थिति है। और अगर योग स्थिति में आना है, हमें आसन स्थिति में आना है, तो अपने दोनों हाथों को अपने कमर की सीध में हाथों को इस प्रकार से लेकर के आना है। दंडासन की स्थिति में सबसे पहले पैरों को सीधा करना, घुटने सीधे, पैर आपस में मिले हुए। इन पैरों को मिलाने के बाद में अपने पैरों को इस प्रकार से खिंचाव करना है कि घुटनों में हमें खिंचाव महसूस हो। उसके बाद में धीरे धीरे पैरों को घुमाना और अपने मूल अंगों के, आधार अंगों के पास में लेकर के आना और इस प्रकार से बैठना कि कमर सीधी, पूरा शरीर खींचा हुआ। ये अपना है दंडासन। दंडासन की स्थिति शरीर के लिए, पैरों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। दंडासन करने के बाद में हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठने के लिए सबसे पहले अपन पैरों को पीछे लेकर के जाएंगे। इस प्रकार से पैरों को घुमाना और दोनों पैरों को इस प्रकार से करके पैरों पर बैठना। वज्रासन की, जैसे दंडासन की स्थिति हमें बैठे थे, तो दंडासन की स्थिति लगभग हम 10 मिनट 15 मिनट जितनी देर दंडासन की स्थिति में बैठ सकते हैं उतनी देर दंडासन की स्थिति में बैठना। उसके बाद में वज्रासन की स्थिति में भी हम जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठे रहना, जिससे हमारा रक्तचाप ठीक रहता है, रक्त का संचार बहुत ही आसानी से होता रहता है। फिर दंडासन की स्थिति में सीधे बैठना, दोनों हाथ घुटनों पर रखना और आराम से कमर सीधी करते हुए इस प्रकार से बैठा जाता है। वज्रासन स्थिति आराम से जितनी देर हम बैठ सकते हैं उतनी देर बैठना। श्वसन क्रिया हमारी चलती रहे, धीरे धीरे आराम से अपनी श्वसन क्रिया चलती रहे और हमें हैं तो योग की स्थिति में, आसनों की स्थिति में आराम से श्वसन चलता रहे हमारा। ना तो श्वसन तेजी से चले, ना ही धीरे चले। जो श्वसन की गति है उस श्वसन की गति के अनुसार हमारा श्वसन चलता रहे। अब हमने वज्रासन किया। वज्रासन करने के बाद में हम अर्धउष्ट्रासन करेंगे और अर्धउष्ट्रासन में हमें क्या करना है कि घुटनों पर खड़े होना है। घुटनों पर खड़े होने के बाद में हमें इस प्रकार से, जैसे कि हम घुटनों पर खड़े हो गए, घुटनों पर खड़े होने के बाद में अपने हाथों को कमर पर रखना। कमर पर रखने के बाद हम जितना झुक सकते हैं उतना झुकना। जिस प्रकार से हम इस प्रकार से झुकते हैं तो हमारे गर्दन में खिंचाव महसूस हो, हमारी गर्दन है जो पीछे तक जाए। जितनी देर हम अर्धउष्ट्रासन में रह सकते हैं उतनी देर हमें इस अर्धउष्ट्रासन में हम जितनी देर झुक सकते हैं उतनी देर झुकना। अपनी कमर, गर्दन में जितना खिंचाव हम रह सकते हैं उतना खिंचाव हमें लेना। और इससे क्या होता है कि अपनी कमर, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अपने, ये सामान्य शब्द चलता है कि चिड़क, तो इससे भी अपने क्या होता है कि इस विकार से, इस समस्या से हमें छुटकारा मिल सकता है। कमर दर्द, इस योग को हम 5 या 6 दिन करते हैं तो ये रोग है या ये दर्द है जो अपना सारा का सारा क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अर्धउष्ट्रासन करने के बाद में हम करेंगे उष्ट्रासन। और उष्ट्रासन करने के लिए क्या होगा, क्रिया वही है, अपने हाथों को यहाँ से ले जाते हुए, पीछे ले जाते हुए अपने एड़ियों के पास में लेकर के आना। सेम क्रिया देखिए किस प्रकार से उष्ट्रासन होता है। हाथों को पीछे लाना, पीछे ला करके और अपने को इस प्रकार से झुकना। हमने अर्धउष्ट्रासन किया। अर्धउष्ट्रासन करने के बाद में उष्ट्रासन की क्रिया में क्या होता है कि अर्धउष्ट्रासन में हम कमर पर हाथ रखते थे। अर्धउष्ट्रासन में हमने कमर पर हाथ रखा था। अब उष्ट्रासन की क्रिया में क्या करेंगे हम कि अपने हाथों को एड़ी के पास में लेकर के आएंगे। हाथों को एड़ी के पास में लेकर के आने के बाद में नीचे की ओर और इस प्रकार से अपने जितना खिंचाव महसूस हो शरीर में उतनी देर हमें इसी प्रकार से रहना है। जितनी देर हम रह सकते हैं उतनी देर हमें इसी प्रकार से रहना है।
हम जैसे जैसे ये क्रियाएं करेंगे उस प्रकार से हमें इस क्रियाओं को करते। अर्धउष्ट्रासन की क्रिया में हमने कमर पर हाथ रखा। अब कमर पर हाथ रखने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये था उष्ट्रासन की क्रिया में क्या होता है कि अपन हाथों को एड़ियों तक ले जाते हैं। हाथों को एड़ियों तक ले जाने के बाद में हम नीचे की ओर झुकते हैं। जितना हम झुक सकते हैं उतना हम झुकते हैं। इस प्रकार से झुकना है हमें कि हमें पता रहे कि हम किस प्रकार से क्रियाओं को करते हैं। जैसे हम इस प्रकार से झुकते हैं तो अपने शरीर में खिंचाव महसूस हो, इतना खिंचाव महसूस हो कि हमें दर्द का आभास हो। जितनी देर हम अर्धउष्ट्रासन में रह सकते हैं उतनी देर हमें रहना है। अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन दोनों क्रियाएं अपने शरीर की कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। वर्तमान समय में ये जो आप मारवाड़ी भाषा में एक शब्द चलता है चिनक, इसकी समस्या से निजात पाने के लिए यह बहुत ही लाभकारी और सफल उपाय है। ये हमने उष्ट्रासन और अर्धउष्ट्रासन योग करते समय अपने ये आसन करते समय वज्रासन में ही बैठते हैं, या हम पद्मासन बैठ सकते हैं, सुखासन बैठ सकते हैं। जैसे अपन आराम से महसूस करें वैसे ही बैठ सकते हैं। तो आइए अगला अपन करते हैं उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सीधे बैठेंगे। अब मैं वज्रासन में बैठ सकता हूँ, मैं पद्मासन में बैठ सकता हूँ। तो अपन जो जैसे बैठ सकते हैं वैसे बैठे। फिर दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाए। दोनों हाथों को ऊपर लेके जाने के बाद में दोनों हाथों को अपन ऊपर ले गए। ऊपर ले जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि एक को दाईं तरफ दूसरे को बाईं तरफ लेके जाएंगे और अपनी गर्दन को सीधा रखेंगे, कमर को सीधी रखेंगे। कमर में जितना खिंचाव महसूस होगा उतना ही अपने लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार से सीधे बैठने के बाद में जितनी देर हम रह सकते हैं उतनी देर हमें रहना है। उत्तान मंडूकासन करने के बाद में अगला अपना आसन आता है वक्रासन। वक्रासन करने के लिए सबसे पहले अपन पैरों को फैलाएंगे। पैरों को फैलाने के बाद में हम क्या करेंगे, सीधे करेंगे पैरों को। अब पैरों को फैला लिया, इसके बाद में अपन वक्रासन यानी कि शरीर पूरा वक्र हो जाएगा। शरीर पूरा वक्र के समान हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले अपने एक पैर को लाएंगे आगे, फिर हम क्या करेंगे कि अपना दाएं हाथ को बाएं हाथ के यानी कि पैर के पास में लाएंगे और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपना बायां हाथ और दाहिना पैर दोनों इस प्रकार से आएंगे और हम शरीर पूरा का पूरा गर्दन है तो पीछे की ओर लेके जाएंगे। ये अपने वक्र की स्थिति। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि अपना दाहिना हाथ और बायां पैर आगे लेकर के आएंगे। ये अपना दाहिना हाथ, ये बायां पैर इस प्रकार से आगे ला करके हम वापस इस प्रकार से घूमेंगे और ये अपने वक्रासन की स्थिति है। जितनी देर हम स्थितियों में रह सकते हैं उतनी देर हमें स्थितियों में रहना है। श्वास धीरे धीरे छोड़ना लेना, यह क्रिया अपनी बनी रहे। जितनी देर हम वक्रासन की स्थिति में रह सकते हैं उतनी देर क्या करना है इन क्रियाओं में। सबसे पहले दायां पैर आगे लाना, बायां हाथ लाना और इस प्रकार से गर्दन को पीछे की ओर लेके जाना। फिर वही बायां पैर लाना, दायां हाथ लाना और इस प्रकार से क्रिया को करना। ये अपनी वक्रासन वक्रासन की स्थिति के बाद में अगला अपना आसन आता है सशक्तासन यानी कि खरगोश के समय। खरगोश किस प्रकार से? जिस प्रकार से हम पहले वज्रासन बैठे। वज्रासन बैठने के लिए दोनों पैरों को पीछे की ओर लाना, पीछे की ओर लाने के बाद में आगे से दोनों पैरों को फैलाना। इस प्रकार से फैलाएंगे पीछे की ओर। फिर अपने हाथों को धीरे धीरे आगे की ओर इस प्रकार से झुकने के बाद में सामने और देखना। ये इस प्रकार से अपने खरगोश की स्थिति में बैठना, जिससे अपने कमर में खिंचाव, पैरों में खिंचाव, हाथों में खिंचाव महसूस हो। जितनी देर हम रह सकते हैं उस आसन में हम रहें। कम से कम एक आसन के लिए 1 या 2 मिनट का समय हमें लगाना चाहिए। जितने ज़्यादा आप समय लगेंगे उतने लिए आपके लाभकारी होगा। ये था अपना सशंकासन। सशंकासन के बाद में हम वापस वज्रासन की स्थिति में आएंगे। इसके बाद में हम शरीर को आराम महसूस करने के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, मकरासन करेंगे। मकरासन के लिए क्या करना है कि आगे की ओर झुकना। आगे की ओर झुकने के बाद में पीछे पैरों को फैलाना। जितना हम पैरों को फैला सकते हैं उतना हमें पैरों को फैलाना है। फिर आराम से नीचे झुकना।
दोनों हथेलियों पर एक दूसरे की हथेली रखना, दोनों पैरों को फैलाना और आराम से इस प्रकार से लेटना। जितनी देर आप आराम से लेटे रहें, उसके बाद वापस इस तरफ से गर्दन करके जितनी देर हम रह सकते हैं उतनी देर हमें रहना। शरीर के लिए हम इतने प्राणायाम किए, इतने आसन किए, शरीर को रिलैक्स आराम महसूस करने के लिए यह आसन बहुत जरूरी है। वक्रासन करने के बाद में हम अगला आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंग का अर्थ होता है सर्प के समान। जैसे कि आपने सर्प को देखा होगा किस प्रकार से सर्प जो अपना फन उठा करके आगे की ओर झुकता है, तो उसी प्रकार से देखिए भुजंगासन के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों हाथों को अपने सीने के पास में लेकर के आएंगे और आगे की ओर से इस प्रकार से झुकते हुए ऊपर की ओर झुकेंगे। ये अपना होता है भुजंगासन। अगर भुजंगासन की स्थिति में क्या होगा कि जैसे कि अपने सर पर एक गेंद रखें तो गेंद अपने लुढ़कती हुई पैरों तक चली जाए, इस आसन को हम कहते हैं भुजंगासन। आज हमने इन प्राणायाम के बारे में देखा। अब प्राणायाम क्या होता है कि किस प्रकार से हम आसन और प्राणायाम शरीर के लिए लाभकारी हैं, फिर हम धीरे धीरे और आसनों के बारे में जानेंगे जो अगले भैया जी आपको आसनों के बारे में बताएंगे।